हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट 9 दैट इज़ योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको पढ़ना स्टार्ट किए थे, और जिसमें इस यूनिट में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेसिक एजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे 7th लिखा हुआ है कि द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज़ गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अभी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर क्या कह रहा है या ये कैसे होगा। तो किसी भी कंटेनर के अंदर ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर में से मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल है। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री आपको वॉल ऑफ कंटेनर को बता रहा है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जब मोशन करेंगे देन ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। अब न्यूटन का जो 3 नियम था, जिसमें जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, उसमें हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं कि यदि कोई वस्तु रेस्ट के कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, या यदि कोई वस्तु मोशन के कंडीशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, यदि ये मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली यदि रेस्ट पे हैं या मोशन में है, तो रेस्ट में है तो रेस्ट के कंडीशन में ही रहना चाहेगा, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। जो सेकंड लॉ है, इससे हम लोग को पता चल रहा है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स से यहाँ पर कहना है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो आपको गैसेस मॉलिक्यूल दिख रहा है, उसके मोमेंटम दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो उसके मोमेंटम में जो बदलाव आएगा, ये जो मोमेंटम में इसके जो बदलाव आएगा, वो बदलाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई कीजिएगा मोमेंटम में उतना ही बदलाव आएगा। यदि आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में चेंजिंग भी कम आएगा, और यदि आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में चेंजिंग ज़्यादा आएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो थर्ड लॉ है,
लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, देखिए तीसरा नियम बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड these two are acted upon, these two forces are acted upon two different bodies। तो देखिए इसमें आप जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है किसी अदर मॉलिक्यूल पर यदि फोर्स लगाता है, कोई भी मॉलिक्यूल यदि किसी अदर मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है, जैसे ये मॉलिक्यूल यदि इस पर फोर्स लगा रहा है तो जो ये मॉलिक्यूल है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सारा का सारा जो रूल्स रेगुलेशन, ये जो कंडीशंस हैं, इसको ये गैसियस मॉलिक्यूल जो कि उस कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं वो फॉलो करेंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो गवर्न किया जाता है बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दैट्स वाई जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ये सबको फॉलो करेगा। तो ये आपका हो गया 7th। अब 8 नंबर, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी the effect of gravity is negligibly small. The effect of gravity is negligibly small on the molecules of gas, on the effect of gravity is negligibly small on the molecules of gas। जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उस पर जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, या कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे देखिए यही है, इस पर जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट है, जैसे इधर नीचे काम कर रहा है जी, तो ये आपको नगण्य होगा, लगभग ना के बराबर होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रेविटी नहीं काम करेगा, या यदि काम करेगा भी तो इतना कम होगा कि उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है that the gas molecules exert pressure on the walls of container। The gas molecules exert pressure on the walls of कंटेनर। जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो ये जो कंटेनर है उसके दीवार पर प्रेशर लगाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का कंडीशन है, इसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स यदि हैं, तो जो सबसे नज़दीक के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एकदम कंटेनर के सबसे सामने रहेंगे, तो वो कंटेनर पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसके कारण वहाँ पर कंटेनर के जो वॉल्स हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा। अब हम लोग उसी प्रेशर का
एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecules on the wall of container। मतलब कि कोई गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के वॉल पर कितना प्रेशर लगाएगा। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecule on the walls of container। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्यूबिकल वेसल मानेंगे ABCDEF। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल ABCDEF। Let us consider a cubical vessel ABCDEF of length L and contains a perfect gas having large number of molecules and contains a perfect gas having large number of molecules moving with random velocity v1, v2, v3 into vn in different direction as shown in the figure। तो वेरी फर्स्ट हम लोग एक कंटेनर मान लेंगे और इस कंटेनर में इस कंटेनर का नाम है ABCDEF। तो अपने मन से आप इसको नाम दे दें। दिस इज ABDF एंड ये दिया हुआ है कि जो हर एक साइड है उसका जो लंबाई है वो है L। अब इसके बाद
ये एक परफेक्ट गैस को कंटेन करता है तथा उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक परफेक्ट गैस को कंटेन करता है तथा इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स अपने पार्टिकुलर अलग अलग वेलोसिटी से v1 v2 ऐसे करके वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल्स अपने अपने रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, जिसमें जो सबका वेलोसिटी है, किसी का v1 है, v2 है, v3 है, ऐसे करके। अब मान लेते हैं कि जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर द फर्स्ट मॉलिक्यूल। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट मॉलिक्यूल मूविंग विथ velocity v1 in random direction। मान लेते हैं कि जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, कहीं पर भी आप इसको मान सकते हैं, मान लीजिए ये सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका वेलोसिटी है v1 और ये यहाँ से इसके वेलोसिटी को हम लोग 3 डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, x, y और ये z है। तो जो v1 का वेलोसिटी है, इसको हम लोग 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे v1 कैन बी रिजॉल्व इनटू v1 can be resolved into 3 components। देखिए, जैसे ये v1 है, तो इसका जो टोटल वेलोसिटी है, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो v1 x, वैसे x को यहीं पे लिखिए, v1 x स्क्वायर फॉर्म में, v1 y का स्क्वायर, v1 z का स्क्वायर। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या सीखें, क्या समझें, तो देखिए, ये जो हम लोग यहाँ से फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे v1 वेलोसिटी है, तो इस क्यूब में जैसे वो रैंडम मोशन कर रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो जब वो पार्टिकल यदि x एक्सिस में जाता है, तो वेलोसिटी हो जाएगा v1x का स्क्वायर, v1y इसका होल स्क्वायर, v1z इसका होल स्क्वायर। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब ये जाता है, तो हम लोग कंप्लीटली इसका सारा पॉसिबिलिटी को एक साथ कंटेन किए हैं। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, जिसका जो हम लोग वेलोसिटी को v1 माने हैं, मान लेते हैं कि वो x एक्सिस में ही जा रहा है। सपोज द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज
Suppose the first molecule is moving along the x direction. Suppose the first molecule is moving along the x direction, collides with wall of container and returns back. इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए। जो पहला मॉलिक्यूल है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो जाता है कंटेनर के वॉल पे टकराता है और फिर सेम वेलोसिटी से, उतना ही वेलोसिटी से वापस भी आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि उतना ही वेलोसिटी से वापस क्यों आता है? क्योंकि जब हम लोग एजम्पशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि लीनियर मोमेंटम का रूल बेसिक एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन में हम लोग देखे थे कि लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो इस दौरान फॉलो होता है। तो लिखे हैं कि पहला मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड रिटर्न्स बैक। अब क्या होगा? इसके बाद देखिए, अब पार्टिकल का वेलोसिटी है v1 और जा रहा है x एक्सिस में, तो कंपोनेंट हो जाएगा v1x। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के जगह m और जो वेलोसिटी है उसकी जगह v1x। v1x का मतलब x ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि अभी वो x डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसी में जैसे फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, जैसे इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास स्केलर है, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जब वेलोसिटी लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस v1x। मास की जगह m और वेलोसिटी की जगह माइनस v1x। ये माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है। कौन सा डायरेक्शन? ना सपोज कीजिए ये पार्टिकल आगे गया और x एक्सिस के वॉल पे टकराया, तो जाते टाइम वेलोसिटी था v1x एंड ड्यूरिंग रिटर्न माइनस v1x। तो जब वो जा रहा था तो उसका वेलोसिटी था v1x एंड लौटते टाइम, टकराने के बाद लौटते टाइम वेलोसिटी है माइनस v1x। तो यहाँ से आपका जो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी योर माइनस mv1x। ऊपर में आया है mv1x। अब यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालना है।
कि मोमेंटम में कितना बदलाव आया। तो देखिए, एक हम लोग के पास मोमेंटम ये था और आफ्टर में ये, तो इनिशियल स्टेज में था mv1x, ये x ना एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, माइनस mv1x, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, mv1x प्लस mv1x जोड़ दीजिएगा तो 2mv1x, 2mv1x। अब ये जो आया, ये आया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। इसके आगे टाइम इंटरवल निकालना है, फोर्स निकालना है, फिर प्रेशर निकालना है, फिर कलेक्टिव समेशन लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा, आगे क्लास में हम आपको इससे आगे बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।